जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए आपका अगला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। ये है प्रैक्टिस सेट 13 और ये 5/4/2024 वाला सेकंड शिफ्ट वाला पेपर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका। कॉपी पेन लेकर के बैठिए और सेट लगाना शुरू कीजिए। पहला क्वेश्चन आपका हिंदी का कहता है, विसर्ग के साथ साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं, यदि आपका स्वर के साथ कहीं भी यदि व्यंजन मिल गया ना तो समझ लीजिए वो ऑल ओवर क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। और यदि इन दोनों में कहीं भी विसर्ग संधि मिल गया ना तो समझिए इन दोनों को पछाड़ करके सिर्फ क्या बोलेंगे, उसको विसर्ग संधि बोल देंगे, यानी ये दोनों को पछाड़ देगा। बस इस प्रकार से आप याद रखिएगा। तो विसर्ग संधि जहाँ पर मिल गया वो विसर्ग संधि ही कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर सी होगा। लेकिन पूछे यदि स्वर व्यंजन में स्वर में कहीं व्यंजन मिल जाए तो वो व्यंजन कहलाएगा। ठीक है, बाकी स्वर का तो स्वर ही कहलाता है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है भाई बहिन में कौन सा समास है, बताइए। बहिन लिखा हुआ है ना, बताइएगा भाई बहिन में कौन सा समास है। तो कहिएगा सर भाई और बहन यहाँ दोनों खंड प्रधान है अपने आप में, तो कौन सा समास हो जाएगा, कहेंगे सर द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है। तो चंद्रशेखर, लंबोदर और चतुर्मुख, इन सब में क्या है, बहुव्रीहि समास लगा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है गंगा यमुना, आप ऑप्शन से भी छांट सकते हैं कि गंगा यमुना दोनों खंड यहाँ पर प्रधान है ना। गंगा एक अलग नदी है, यमुना एक अलग नदी है। तो सर यहाँ पर हो जाएगा वही वापस से, जिस प्रकार यहाँ पर द्वंद्व समास था यहाँ पर भी वापस द्वंद्व समास हम लोग बोलेंगे, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। कह रहा था किस में बहुव्रीहि नहीं है, बाकी तीनों में है, डी में द्वंद्व समास है, तो डी में बहुव्रीहि नहीं है। ये आपका गद्यांश वाला क्वेश्चन तो हम लोग पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है राजा राम मोहन राय का जन्म कितनी शताब्दी में हुआ था। तो थोड़ा सा हम लोग गद्यांश के ऊपर नज़र डालेंगे। इसमें राजा राम मोहन राय के बारे में दिया हुआ है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। कह रहा है ना ब्रिटिश सरकार यह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि, यानी उसके बारे में लिखा हुआ है। हमको ये ढूंढना है कि इसका जन्म कहाँ पर लिखा हुआ है, पूरा समय इसमें नहीं देना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 18वीं शताब्दी में बंगाल में राजा राम मोहन राय नामक एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ। ठीक ना, तो मिल गया आपका आंसर, यहीं पर है। तो राजा राम मोहन राय का जन्म किस शताब्दी में हुआ, तो कहेंगे सर 18वीं शताब्दी में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है राधा दौड़कर मेरे पास आई, वाक्य का संयुक्त रूप बताइए। यानी संयुक्त रूप में रूपांतरण करना है इसका। संयुक्त में क्या होता है, यानी और, है ना, या ये सब शब्द लग करके बनता है और दोनों खंड स्वतंत्र रूप से प्रधान होते हैं, दोनों उपवाक्य उसमें। तो राधा दौड़कर मेरे पास आई, राधा दौड़ी और मेरे पास आई, और शब्द लगा हुआ ये हो सकता है। और कहीं पर है क्या, और कहीं पर भी और वगैरह ये सब नहीं लगा हुआ है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, राधा दौड़ी ये एक अलग यानी उपवाक्य है, स्वतंत्र उपवाक्य है। मेरे पास आई ये भी एक अलग उपवाक्य है और शब्द से जुड़ा हुआ है। संयुक्त रूप में रूपांतरण इसी प्रकार से होता है। ए आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन समझिए, कहता है वह परिश्रमी था इसलिए सफल हुआ। अब यहाँ पर वाक्य का भेद बताइए, कौन सा वाक्य है। देखिए वह परिश्रमी था इसलिए सफल हुआ, कहिएगा सर इसलिए ये शब्द जुड़ा हुआ है। सर ये भी किस में आता है, कहेंगे सर संयुक्त में आता है ना। संयुक्त रूप में जिसमें रूपांतरण होता है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ और गौर करिएगा, मिश्र वाक्य का एक नियम कहता है कि यदि लास्ट वाला जो पद है ये पहले पर यदि आश्रित है तो उसको हम मिश्र वाक्य बोलते हैं। तो देखिए वह परिश्रमी था इसलिए सफल हुआ। तो आप यहाँ पर देखिए कि सफल कैसे हुआ, ये एक उपवाक्य तो है, ठीक है, सफल हुआ, लेकिन ये कैसे हुआ, तो कहेंगे सर वो परिश्रमी था इसलिए हुआ। यानी ये जो है आश्रित किसके ऊपर है, पहले उपवाक्य पर आश्रित है। तो ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य, ना कि संयुक्त वाक्य। इसलिए शब्द लगा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ देख करके आप संयुक्त वाक्य नहीं लगा दीजिएगा। ठीक है, ये देखना है कि इसका आश्रय यदि इसके ऊपर पड़ रहा है तो हम क्या बोल देंगे, मिश्र वाक्य बोलेंगे उसको। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है अंग्रेजी के परिभाषिक शब्द में अलॉटमेंट के लिए हिंदी समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा, यानी इसका हिंदी रूप पूछ रहा है अलॉटमेंट का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहेंगे सर सी हो जाएगा, आवंटन। अलॉटमेंट मतलब आवंटन करना, है ना। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से कहता है मेमोरेंडम का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा, बताइए। मेमोरेंडम, कहिएगा सर इसका बी आंसर हो जाएगा, ज्ञापन उसको बोलता है ना, मेमोरेंडम माने ज्ञापन। अगला क्वेश्चन देखिए, जहर उगलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो जहर उगलना माने होता है, कहेंगे सर अपमानजनक बात कह देना, है ना। जहर उगलना सबसे सटीक आंसर यही वाला होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है, बताइए। लगाइए आराम आराम से आंसर लगाइए, हम थोड़ा स्पीड बताने लगते हैं, चलिए धीरे धीरे बोलते हैं। इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो देखते हैं इसमें अशुद्ध कौन सा है। इसके बाद क्या हुआ, मेरे पास केवल एक घड़ी है, तुम सबसे सुंदर हो, उसे कोई पैतृक संपत्ति नहीं मिली। देखिए अशुद्ध पूछ रहा था ना, ये डी हो जाएगा इसका आंसर। जो भी डी लगाए हैं आप सही हैं। पैतृक यहाँ पर इस प्रकार से नहीं होता है, ये शब्द ही गलत लिख दिया है। पैतृक इस प्रकार से होता है और इसका अर्थ क्या होता है, मतलब बोल सकते हैं पुरखों का जो संपत्ति होता है ना,
पुरखों का संपत्ति या बाप दादा का जो संपत्ति होता है उसी को पैतृक बोला जाता है। तो उसे कोई पैतृक संपत्ति नहीं मिला। पैतृक माने बाप दादा के समय से चला आ रहा जो संपत्ति या नियम कुछ भी कह लीजिए, पैतृक मतलब ये पुराना समय होता है। आइए अगला क्वेश्चन कहता है राहुल की बड़ी बहन रिया कल आई थी। अब यहाँ पर कौन सा पदबंध लगा हुआ है, लगाइए आंसर। देखिए राहुल की बड़ी बहन कौन, तो रिया। रिया एक प्रकार का क्या है, संज्ञा है, क्योंकि व्यक्ति का नाम है तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। आंसर क्या होगा, कहेंगे सर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कर्मवाच्य की पहचान किस शब्द से होती है, बताइए। कर्मवाच्य की पहचान, देखिए कर्म कारक नहीं कर रहा है, कर्मवाच्य कर रहा है, यानी कि कर्म कारक बोल के कर्ता नहीं कर्म को लगा दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। आंसर होगा द्वारा। कर्मवाच्य में कर्मवाच्य की जो पहचान होती है किस शब्द से होती है, द्वारा शब्द से होती है। अगला कहता है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। बहुत सारे होते हैं, जैसे प्रश्नवाचक होता है, अज्ञात सूचक होता है, इच्छा सूचक होता है, विस्मयादि सूचक होता है, इसे विधानवाचक होता है, कई प्रकार के होते हैं। कुल मिलाकर के 8 होते हैं। आप बस ये याद रखिए कि कितना होता है। अगला क्वेश्चन कहता है जब पद में केवल उपमान के द्वारा अभेद बतलाया गया हो तब वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होती है। तो कहिएगा सर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर होता है साध्य वसान लक्षणा शब्द शक्ति, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर करें निम्नलिखित वाक्यों में व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग कहाँ पर हुआ है, बताइए। व्यंजना शब्द शक्ति यानी इसका एक अलग अर्थ निकलना चाहिए। तो वह तो नीरी गाय है, राजस्थान भारत का एक राज्य है, गिरिधर शेर है, गिरधारी शेर है, ठीक है। देख रहे हैं गिरधारी शेर है, ये क्या है, ये लक्षणा है ना। अंधेरा हो गया सेठ ने नौकर से कहा। दिमाग लगे, देखिए यहीं पर तो एक अलग अर्थ निकल रहा है ना सर, कि सेठ ने नौकर से कहा कि अंधेरा हो गया, यानी सेठ नौकर को क्या कहना चाह रहा है कि भाई ठीक है अब आप अपना पगार ले लीजिए या फिर आप अपना जो है घर जा सकते हैं क्योंकि अंधेरा हो गया है ना। तो यही हो जाएगा ना, इसका एक अलग अर्थ निकल रहा है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कहेंगे व्यंजना शब्द शक्ति डी में है। अगले क्वेश्चन पर आइए। कहता है जहाँ प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत में एक धर्म संबंधित वर्णित है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, वहां पर दीपक अलंकार होता है। क्या होता है, दीपक अलंकार। कहता है क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो कहिएगा सर यहाँ पर हो जाएगा अन्योक्ति अलंकार। ये कुछ याद रखिएगा डायरेक्टली, ठीक है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल, गरल माने 20 होता है, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसको अलंकार समझ में नहीं आता ना वो बस कम से कम आंसर देखिएगा कि हाँ ये वाला लाइन जैसा ही पूछेगा वहां पर कौन सा अलंकार लगाना है, बस आप लाइन याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है उपमा अलंकार के कितने अंग हैं। उपमा अलंकार के कितने अंग हैं। तो कहिएगा सर यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 4 अंग हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग, एक तो उपमेय उपमान होता ही है, इसके अलावा साधारण धर्म होता है, वाचक शब्द होता है, इस प्रकार से टोटली 4 होते हैं उपमा अलंकार के अंग, और उपमेय उपमान तो होगा ही। अगला क्वेश्चन समझिए, यहाँ पर कह रहा है जिस व्यक्ति या वस्तु से समानता बताई जाए उसे क्या कहते हैं। तो कह रहे जिस व्यक्ति या वस्तु से समानता बताया जाए, माने उसको मान करके हम उसी का ना उससे न समानता करें, माने जिससे तुलना किया जाए। ये से शब्द आ रहा है ना, इससे आप दिमाग लगाइएगा कि जिससे तुलना किया जाए, मतलब उसको मान करके हम तुलना करें, उसको उपमान कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, उपमान। और जिसका तुलना किया जा रहा हो उसको बोलते हैं उपमेय। माने हम किसी चीज़ से तुलना करें जिस वस्तु से, उस वस्तु को हम उपमान बोलेंगे। और जिस वस्तु का हम तुलना कर रहे हैं कि भाई ये इस वस्तु से तुलना कर रहे हैं, तो जिस वस्तु का तुलना हो रहा है उसको उपमेय कहा जाता है, और जिससे कर रहे हैं वो उपमान कहलाता है, ठीक है। ये अलंकार में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। अलंकार के चक्कर में बोल रहे ना कि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो कि भूल जाइएगा, वो नहीं करना है। जो अलंकार समझ में नहीं आ रहा हो याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो जोर नहीं डालना है ज़्यादा माइंड पे। ऐसा ना हो कि आगे का कोई क्वेश्चन भूल जाए, क्योंकि अभी आपको लगेगा कि हाँ कैसे भूल जाएंगे क्वेश्चन। ये एग्जाम हॉल में होता है मेरे भाई, टाइम का प्रेशर रहेगा और समय समय पर बताते रहेगा अब इतना टाइम बचा है, अब ये हुआ है, अब ये हुआ है। जो पहली बार भी एग्जाम दे रहे हूँ, वैसे जो एक्सपीरियंस है वो तो ठीक है, लेकिन जो नए नए बच्चे उसको लगता है ऐसा कि भाई क्या ही होगा। लेकिन एग्जाम हॉल में जब बैठे ना, टाइम वगैरह का हर चीज़ का प्रेशर रहता है, तो टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है। बस ये हम यहाँ पर आपको बताना चाह रहे हैं कि यदि जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो उसको स्किप करिए, हटाइए उसको। जो समझ में आ रहा है उसको अच्छे से दिमाग में रखिए, कि जो आता हो वो तो कम से कम याद रहेगा ना। कहता है मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे में कौन सा अलंकार है। देखिए यहाँ पर मेघ में आसमान से उतर रही, माने कि ये प्राकृतिक वाला चीज़ है। और कहते हैं संध्या सुंदरी परीसी, माने ये एक इंसान जैसा नहीं है कि संध्या सुंदरी परीसी जिस प्रकार धीरे धीरे उतरती है कोई लड़की, तो उस प्रकार से कहता है कि मेघ में आसमान से उतर रहा है, मतलब प्राकृतिक चीज़ों को मानव के जैसा दिखाया गया है। तो वहाँ पर कौन सा हो जाता है, मानवीकरण अलंकार।
करेक्ट आंसर क्या होगा, कहिएगा सर सी हो जाएगा। ये कुछ चीज़ें हैं ऐसा जो कि समझ में नहीं आता है बच्चों की, क्या है सर ऐसा क्या होता है, तो ऐसा यही होता है ये, ठीक ना। मतलब ये व्याकरण में ऐसा होता है। कहते हैं काली घटा का घमंड घटा कौन सा अलंकार है। अलंकार का मतलब यहाँ पर आप जब पढ़ें तो पता ही होगा, देखिए काली घटा, घटा का मतलब होता है यहाँ पर कि बादल का बात कर रहा है, पिछले भी क्लास में बताया। और यहाँ पर घटा का माने बताता है कि भाई कम है ना, कम हो जाना। घमंड क्या होता है, घट जाना। तो जब एक ही शब्द को दो या दो से अधिक बार इस्तेमाल किया गया हो वाक्य में और उसका अर्थ अलग अलग हर बार आए, तो वहीं पर होता है यमक अलंकार। तो वही है, यमक अलंकार कहाँ होता है, अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है, उपमा कहाँ होता है, उसका भेद सब जानिएगा तो आसान लगेगा। नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा सा हार्ड लगता है। अभी से क्लास देखिएगा तो क्या समझिएगा, पहले से देख रहे होते तो आसान ही लगता। कोई बात नहीं है, आराम से समझिए। कहता है अर्धसम मात्रिक छंद कौन सा हो जाएगा, तो कहिएगा सर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दोहा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है धनाक्षर कौन सा छंद है, बताइए धनाक्षर कौन सा छंद है। तो राइट आंसर क्या होगा, कहिएगा सर वर्णिक छंद है। ऑप्शन बी आपका सही है। लास्ट के दो क्वेश्चन देखिएगा। हिंदी का कह रहा है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो कहते हैं प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिताकार कौन है। तो भाई याद रखिएगा डी इसका हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, है ना। तो ऑप्शन होगा डी करेक्ट। लास्ट देखिएगा क्वेश्चन हिंदी का, कहता है मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। कहता है कि बताइए इसमें कौन सा रस है। तो यहाँ पर है भाई मेरे याद रखिएगा वीर रस। क्या याद रखिएगा, यहाँ पर है वीर रस। साइंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो देखिएगा साइंस का पहला क्वेश्चन कहता है खाद्यान्नों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा या फिर ज्वार, इन सब में मुख्य रूप से कौन सा पौष्टिक पदार्थ मौजूद होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट इसमें ज़्यादातर मात्रा में होता है। दूध का पीएच मूल्य या पीएच मान पूछ रहा है, तो क्या होता है बताइए दूध का पीएच मान। तो भाई मेरे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दूध का पीएच मान 6.6 होता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया करके, तत्व कौन सा, मैग्नीशियम, जब सल्फर के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा बॉन्ड बनाता है, बता चुके हैं। तो कहिएगा सर आयनिक बॉन्ड बनाता है, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझिए। कहता है घर का रोशनदान छत के काफ़ी निकट दिया जाता है, क्या वजह है। घर का रोशनदान जैसे कि लाइट आता है वो छत के काफ़ी निकट दिया जाता है, ये वजह क्या है। तो भाई मेरे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कहिएगा सर सी इसका वजह है, क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठकर रोशनदान से बाहर निकलता है। क्योंकि रोशनदान खुली भी होता है, कई सारे लोग ढक भी देते हैं, ढकना नहीं चाहिए, उससे गर्म हवा जो रूम का होता है ना वो ऊपर निकलता है। अब तो स्टाइलिश हो गए लोग, सब गैस फैन लगाता है भाई, है ना। पहले होता था रोशनदान, पुराने घरों में हुआ करता था, अभी भी कई सारे लोग यूज करते हैं उसका। कहता है विटकर साम्राज्य है कहाँ से कहाँ तक। तो कहाँ से कहाँ तक इन्होंने वर्गीकृत किया है जीवों को, तो कहेंगे सर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें सभी, यानी कि प्लांटी, एनिमिलिया हो जाएगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, ये सब इनमें आते हैं। तो करेक्ट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन समझिए। कहता है झिल्ली से बंधी नलिकाओं, पुटिकाओं और कुंडों की एक जटिल प्रणाली कौन सी है। तो राइट आंसर होगा डी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी को कहीं कहीं पे आप देखिएगा ER या फिर इस प्रकार से लिखा रहेगा ER इस प्रकार से लिखा रहेगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक प्रकार का कोशिका अंगक है। अगला क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, कहेंगे सर जी केन्या के नैरोबी में है ना। करेक्ट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन कहता है फलों को पकने के लिए न्यूक्लियस में कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी है। अच्छे से पता है, कई बार बता चुके हैं, एथिलीन, C2H4 इसका फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन कहता है जीन के वैकल्पिक रूपों को क्या कहा जाता है, लगाइए आंसर। जीन के वैकल्पिक रूपों को क्या कहते हैं, कहिएगा सर उसको एलील बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एलील। अगला क्वेश्चन समझिए। यहाँ पर कहता है किसी भ्रमशील वस्तु की चाल 0.06 मीटर प्रति सेकंड है, यह चाल निम्नांकित में किसके बराबर है। यानी देख रहे किलोमीटर प्रति घंटा में बस बदल दिया है, तो कराए थे एक बार और यहाँ पर फिर से हम करा देते हैं। 0.06 आप लिखिएगा और बस क्या करना है, किस में पूछ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में ना, तो मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए बस 18/5 से आप क्या करिए, गुना कर दीजिए। तो आप करके देखिएगा आंसर क्या निकल जाएगा, कहेंगे सर आंसर निकलेगा सी। ठीक है, 0.216 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंपल है, ये करके देखिएगा और पिछले क्लास में कराए हैं, पुराने स्टूडेंट को पता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी के तल से h ऊंचाई तक उठाई गई किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, ये फॉर्मूला पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कहेंगे सर जी mgh। सिंपल होता है, mgh सबको गुना कर दीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है उत्प्लावन बल को किसके रूप में जाना जाता है। उत्प्लावन बल को एक और किस नाम से जाना जाता है या किस रूप में जानते हैं।
तो कहेंगे सर डी आंसर हो जाएगा, प्रनोद बल के रूप में जानते हैं, प्रनोद बल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है डॉल्फिन, चमगादड़ और पोर्पोइज ये किस चीज़ का उपयोग करते हैं अपने खाना वगैरह के ढूंढने के लिए, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कहेंगे सर जी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करता है, ए आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा यहाँ पर कह रहे हैं पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो बता चुके हैं, कहिएगा सर अधिक सिंचाई। इससे क्या होता है, अधिक सिंचाई करने से मिट्टी की नमी वगैरह, उर्वरता वगैरह, नमी तो रहेगा लेकिन उर्वरता वगैरह खत्म हो जाती है इस वजह से। अगला क्वेश्चन समझिए, कहता है कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र में किसके उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर स्थापित किए जाते हैं। किस चीज़ को नियंत्रित करने के लिए, तो कहिएगा सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एसपीएम को नियंत्रित करने के लिए। एसपीएम इस प्रकार से भी आपको सिर्फ लिखा हुआ मिलेगा, हिंदी ना लिख करके इस प्रकार से इंग्लिश में ही लिखा हुआ मिल सकता है। अगला क्वेश्चन कहता है मानस अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। असम में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ पर है, असम में। इनमें से कौन पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। तो राइट आंसर क्या होगा, कहिएगा सर जी कोयला, जो कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। देखिए बायोमास, सौर ऊर्जा, हवा, ये सब ज़्यादातर पर्यावरण के लिए नुकसानदायक तो नहीं है। सौर ऊर्जा, हवा से क्या ही नुकसान होगा, लेकिन कोयला से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। अगले क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पर करें कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है किसके ऊपर, कहिएगा सर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है बिजली का जो घंटी होता है इसमें विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। बिजली का जो घंटी होता है उसमें प्रभाव रासायनिक प्रभाव या फिर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, बताइए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कहेंगे सर चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन साइंस का कहता है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा है। विचलित सबसे ज़्यादा होता है कौन सा, कहेंगे सर बैंगनी होता है, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य काफ़ी कम होता है। यहाँ से हम लोग जीके जीएस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिएगा जीके जीएस का पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से आरंभ होता है सर और 1918 तक चलता है, टोटली 4 साल तक। और द्वितीय वाला पूछे तो 1939 से 1945 तक, 6 साल तक। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है। कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है, कहेंगे सर ए आंसर हो जाएगा चाइना। अभी तो भारत हो गया है। अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए कहता है किस फाइबर को बढ़ाने के लिए ठंड मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है। किस फाइबर को बढ़ाने के लिए ठंड मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है। तो कहिएगा सर इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कपास को बढ़ाने के लिए। ठंड मुक्त माने ठंड ही नहीं, ठंड मुक्त माने ठंड ही नहीं। अगले क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पर कह रहे हिंद स्वराज के लेखक कौन थे। तो हिंद स्वराज के लेखक कौन थे, कहेंगे सर महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन कहता है यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कहेंगे सर सी आंसर है, जर्मनी में खोला गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर का। यहाँ पर कहता है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो डी आंसर हो जाएगा, कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या हो जाएगा। तो देखिए 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को कहने का मतलब किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है ये वही पूछ रहा है। तो 1 सेंटीमीटर में तो सिंपली 1 हम बोलेंगे, लेकिन किलोमीटर में कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में बदलिए, कितना होता है, कहेंगे सर 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, मतलब 2 शून्य और यहाँ पर लगाइए। तो ऑल ओवर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 शून्य वाला सर आंसर ढूंढना है। तो 1 2 3 4 5 शून्य वाला यहीं पर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर डी बिल्कुल सही है, 1/1 लाख हो जाएगा ना। 1 2 3 4 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख बोलेंगे तो 1/1 लाख, ठीक है। तो 77 का आंसर क्या होगा, कहेंगे सर डी। समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन समझिए। कहता है झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश जमा में समृद्ध है। तो भाई छत्तीसगढ़ हो या फिर झारखंड, झारखंड में तो अग्रणी है किस चीज़ के लिए, कहिएगा सर कोयला के लिए। इसके अलावा आपको बताए थे, उसके बाद का नंबर आता है किसका, छत्तीसगढ़ का, और इसके बाद मध्य प्रदेश तो आता ही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर ए, है ना। कोयला उत्पादन में काफ़ी, उत्पादन तो नहीं बोलेंगे, उसे संयोजन में या फिर वहाँ पर ज़्यादा निकलता है, कोयला मिलता है पृथ्वी के अंदर। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। उत्पादन तो उसको कहते हैं जिसको बनाते हैं, वो तो ऑल ओवर बना हुआ होता है ना, कई वर्षों, सैकड़ों, हजारों, लाखों वर्षों पहले से ही।
तो ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए, कहते हैं खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्यों? क्योंकि वे नवीकरणीय हैं, वे तेजी से घट रहे हैं, देश के औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता होती है, इनका निर्माण बहुत तेज होता है। तो पढ़ने से आपको एक चीज़ पता चल गया होगा, कहेंगे सर बी, यानी कि 2 और 3 बिल्कुल सही है। वे तेजी से घट रहे हैं और देश के औद्योगिक विकास के लिए इनकी है ना बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी है। तो 2 और 3 तो ऑप्शन बी में दे रखा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कहेंगे सर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझिए, कहता है रेड डाटा बुक, ये तो आप सभी को करा चुके हैं, है ना। उसमें क्या होता है? कहेंगे सर इनमें सभी होता है। सामान्य प्रजातियों जो विलुप्त हो रहा है, खतरे में है, उसको उससे अवगत कराता है। ये संकटग्रस्त प्रजातियों का सामान्य रूप से चिन्हित किया जाता है। स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान एवं उसके संरक्षण संबंधित कौन सा कार्यक्रम करना है या प्रोत्साहन देता है लोगों को, तो रेड डाटा बुक इन सभी से संबंधित है। डी आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त विधि क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये हो सकता है आपसे पूछा जाए, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कहेंगे सर फोटोवोल्टिक, ठीक है। सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हम कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हैं? फोटोवोल्टिक। इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है, बताइए? तो ए आंसर हो जाएगा, कहेंगे सर विशाखापत्तनम, है ना, आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? नगर निगम की स्थापना बिहार में सबसे पहले पटना में न हुआ था, कहिएगा हाँ सर, तो आंसर आपका बी होगा। किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? करा चुके हैं, कहिएगा सर जी बी हो जाएगा, मैक्सिको में। अगले क्वेश्चन पर आइए, यहाँ पर करा कि स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहेंगे सर ए, यानी कि बिहार ही था, है ना। अगला क्वेश्चन समझिए, कहते हैं भारत में राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? ये 85 नंबर वाला भी क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट था ना, ध्यान रखिएगा उसको। देखिए भारत में राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो कहिएगा सर ये सी हो जाएगा आंसर, इसका मुख्यमंत्री होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? ये भी बता चुके हैं, कहिएगा सर यूगोस्लाविया हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिएगा लास्ट के कुछ और क्वेश्चन बचे हैं। कहता है विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की गई शक्ति डैश भी कहा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की गई शक्ति क्या कहलाती है? कहिएगा सर क्षैतिज वितरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का क्या महत्व है? पंचायती राज व्यवस्था का महत्व भारत में क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कहेंगे सर भारत में इसका महत्व है स्थानीय स्वशासन के दृष्टिकोण से, ना, स्थानीय स्वशासन हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। लास्ट देखिएगा आपका 90 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि टोटली होता है 65। आपको 65 में से कितना हुआ वो आपको कमेंट करना है, ठीक है। कई सारे लोग 90 में से कमेंट करते हैं, तो आप सभी को बता चुके हैं ना, तो 65 में से कितना सही हुआ ये आपको बताना है। देखिएगा लास्ट का क्वेश्चन, कहता किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लास्ट का, कहिएगा सर बी हो जाएगा, यानी कि 1919 में, ठीक है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। तो आप सभी का अब स्कोर क्या रहा 65 में से टोटली, वो आपको बताना है कमेंट करके, और किसका किसका सेंटर कहाँ पर गया तो आप सभी लोग कमेंट करिए रहे। गुड लक सबको। तो ठीक है, मिलते हैं आप सबसे शाम वाली क्लास में, तब तक के लिए जय।